नमस्कार। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी अलगे ओझा। भोला मातो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसे फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती है, पिलाती है। ये उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निवाह ना होता। वाह तो कहो, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निवाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन ब दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था, पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रय बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी। अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। ये तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करें, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। ये बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गडेरियां बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी हैं। ये देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है। और किसने? भगत के घर से बसुला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा।
चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और कोई। थोड़ी ही देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे, लक्ष्मण और गुनिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार बोला, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति उछल कूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू ने कहा, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमारे लिए एक गाय ला दो। गिरधारी ने बोला है, कल ला दूंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी, मेरी यह मोहर है ना, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए बचिया के मुझा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मोहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन सी जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मोहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मोहर पहनने की सूझी है। बोला, माँ तो गाय की चिंता ही में चल बसे। ना रुपए आए और ना गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हंसली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कोई तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना से पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई।
दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वो इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मूलिया मायके से जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मूलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते हैं। रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मूलिया बोली, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर नहीं रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वो क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु बोला, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो सोच। मूलिया बोली, दुनिया जो चाहे वो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं उन पर क्यों मरूं? रघु ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्द सिर आ पड़ी। अब अगर उसने कुछ तत्थो थम्भो किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे या डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने ना गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण में खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू ने? केदार, वह पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती तो कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोसभर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु,
अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए? जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने जाएंगे। मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? रघु खूंटी से कुंजी उतारने लगा तो मूलिया ने हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न या उठती ना वाह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहा, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वो माधुर्य, वो मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारी की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसे कच्चे नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूल दलूंगी। वो किस फेर में है? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूल दल सकेगी। मूलिया बोली, अब तो मैं तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही ना निकली। अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवार को अलग होते देखा था। वो खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं, फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुख में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निवाह ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मूलिया बोली, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया बोली, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रहा, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे या सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे, मत कर। मगर मुझसे अलग होने को ना कहा, तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ।
मगर मुझसे किसी की धौंस सही नहीं जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी है वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती ना बांध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े कट कलेजी हो। मैं जानती ऐसे निर्मोहिए से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती, आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मूछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ बलकल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दलान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया, सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभा दिया है, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रलाब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ ना रखा होता तो आज इनकी ना जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहां कहां भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते तो खुशी से दे दूं, चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। ये भूल कर भी ना सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनबल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोष मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई कि अपने पौवा रहा है। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रो धो रही थी। मूलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरी भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन है। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि ये सब जन्म भर लौंडी बनी रहें,
मोटा झोंटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछें, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी मेहरिया का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलंक ना होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटी तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया। रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह ढांक कर लेटी रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझला कर कहा, काकी तू घर में रहने देगी कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज ना खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतनी ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे जली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं ना? पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछ ना आऊं? पन्ना, जब उसका जी चाहेगा खाएगा, तू बैठ कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब वो और उसकी बीबी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए? केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झांका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू बोला, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार बोला, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी, बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे का रंग उड़ गया, फिर जबान ना खुली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे आम बिन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलेंगे, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू बोला, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण बोला, मैं ना जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार बोला, वो तो अब अलग हो गए हैं। लक्ष्मण बोला, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार बोला, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर वह कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी ना बोला, कैसे बोले वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वो ना आए तो मैं उनको मार पीट तो ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह ना सकता था। लड़कों ने देखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सासा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फांका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं।
मोर पिया बात ना पूछे, मोर सुहागिन नावे, एक बार भी तो मुंह से ना फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया बोली, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु बोला, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं। मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, लो ये जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए हैं काकी, लू चल रही है। पन्ना बोली, अब उनका कौन पुछत्तर है, बगीचे में जाएं, पेड़ पर चढ़ें, पानी में डूबें, मैं अकेली क्या क्या करूं। रघु बोला, जाकर पकड़ लाऊं। पन्ना बोली, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं। तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी ना हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चल पड़ा। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती, मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ भूख क्यों लगेगी, भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला ना खाऊंगा तो मर ना जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है। तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि और किसी को भी है, मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया घाव पर नून ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह ना होगा तो किसे होगा। मैंने ही तो इसे मरमर कर जोड़ा, जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ ना खाया जाएगा। मूलिया बोली, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु बोला, देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हाथ छोड़ दे। मूलिया बोली, हमारा ही लहू पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, या तूने क्या किया मूलिया, मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कहे देता हूँ कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तू मुझे घी के मटके में ही डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया बोली, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वो तो मना ही रही थी कि किसी तरह ये सब अलग हो जाएं। अब वह पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी। रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है, काकी से मुझे ऐसी आशा ना थी। रघु खाने बैठा तो कौरबिस के घूंट सा लगता था, जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे ना उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं, 2-4 ग्रास खाकर उठाया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा।
ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से ना उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव से निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौहत्या की हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खींच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदरसे जाता था। पन्ना और मूलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मूलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते। वही उन्हें उपटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मूलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी ना निकलता। न पन्ना इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्ब्याज भाव से करती। उसके 2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था। वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए वह उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ ऋण भी हो गया था। ऋण की चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मूलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मजे से द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वो सलाह देता। माँ तो बना फिरता, कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भार दिन ब दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। पहले कुछ परवाह न की, समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहाँ, और सामर्थ्य भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लज जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, ये नहीं कि रुपए के लिए जान दे दें। पन्ना कहती रघु बेचारे का कौन दोष है। केदार कहता चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडों से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। ये सब भैया की चाल थी, सब सदी बदी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए न भेज दे, बहाना बना दिया। मूलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं। अब इस तरह में कैसे निर्वाह होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी। बेचारा रघु बीमार था,
दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज की ठाणे खलियान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी, वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने, आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या ना करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रिया कर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलियान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या वे क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुघरी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है ना पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी पछतावा ना था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए कोशिश करता था। जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल ना हुआ तो वह भी रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो चाहे जो करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती। पन्ना बोली, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। ठाठ मार ना जाती, 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे दो फिर आड़ मारना। मड़ाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था। अब देखती हो बहू, बाहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से बात ना निकली। बोला, कैसे तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला ना लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो, या उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है, तो बोला, अम्मा भैया इसी अलगौजा के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। ये उस वक्त ना सूझा, नहीं तो उनसे बिगाड़ क्यों करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची संतावना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था। जिनसे उसे व्यंग और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलगौजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए।
पन्ना आज बूढ़ी हो गई है, केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन है, खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कमा रहा है, कहता है मैं विवाह ना करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आई, पर उसे हामी ना भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह ना फंसा। कहता औरतों से कौन सुख, मेहरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह मेहरिया है, माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है तो तू मूलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने झेपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना बोली, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे लठगंवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने ना लगे। पन्ना बोली, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाल लूं। केदार बोला, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मूलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मूलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मूलिया बोली, वो तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मूलिया बोली, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मूलिया बोली, सच, किस गांव की है। पन्ना बोली, अभी ना बताऊंगी, मुदा या जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मूलिया बोली, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याह रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लूंगी। पन्ना बोली, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मूलिया बोली, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना बोली, बता दूं वो कौन है, वो तू ही है। मूलिया लजा कर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना बोली, गाली कैसी, देवर ही तो है। मूलिया बोली, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शोक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लवण, वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं कहानी सोने की चिड़िया। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि जो कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा उसे इनाम दिया जाएगा।
सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब भी चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया। उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ा कर उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराएं मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच 2 सराएं थीं। उनमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही।
अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उसके बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह में पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी चिड़िया को इस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार किले के पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वो उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की घोड़ी की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी।
तुमने मेरे कहने के अनुसार कार्य नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं होगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 चीनें रखी होंगी। उनमें से एक तो पुराने चमड़े की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले के बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वह उसे किले के पास ले जा पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी न देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास सी एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में या सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचाए देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिप जाना। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार को उस पर बैठा लिया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसको छूते ही
राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलाने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देख राजकुमार को दया आ गई। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत वापस चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना न मानकर नई से नई मुसीबत में फंसता चला जाता हूँ। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जिस तरह कहेगी वह उसी तरह करेगा। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी ही है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा लेना।
राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। जब वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली है, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे यह नहीं हो सकता। ये सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराएं थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतनी सुंदर राजकुमार के साथ बैठी एक राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वे और कोई नहीं बल्कि उसके ही भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता। उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो।
उसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर बड़े राजकुमार ने कहा, कुछ देर कुएं के पास आराम करते हैं, वहां ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गया। अब तक वह यह भी भूल चुका था कि लोमड़ी ने विदा होते समय उससे क्या कहा था। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने राजा से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ कर लाए हैं। इस चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक या सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन न तो वह राजकुमारी खुश हुई और न सोने के घोड़े और न सोने की चिड़िया ने कुछ खाना पीना शुरू किया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। जब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वह पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में न फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी नामालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार में मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदल कर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वह भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन राजा की समझ में कुछ नहीं आया। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो वह बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था।
उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमार और राजकुमारी का विवाह फिर से हुआ और दोनों सुखी पूर्वक रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आह, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल पड़े। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज्य में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहां राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। धन्यवाद।